So we are continuing the discussion on organic evolution, the evolution of life on earth, the descent with modification. और पिछले वीडियो में मैंने आपको डार्विन के बारे में कुछ बताया, क्या क्या चीजें डार्विन के ऊपर इन्फ्लुएंस बनी। याद रखिएगा टी.आर. माल्थस, क्योंकि टी.आर. माल्थस से पहले डार्विन ये कहते हैं कि उनका दिमाग बड़ा फजी था। और टी.आर. माल्थस ने जब वो ओवर प्रोडक्शन की बात करी, देखिए कैरिंग कैपेसिटी से पॉपुलेशन ऊपर गई, तब नेचर ने पॉजिटिव चेक लगाया। नेचर रूथलेस नहीं है, पूरी पॉपुलेशन को खत्म नहीं कर दिया। और उस पॉजिटिव चेक से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से डिजीजेस हो सकती हैं, कोई नई बीमारी आ सकती है, वॉर आ सकती है। दैट गेव द फाइनल टाइप ऑफ थिंग दैट मेड एग्जैक्ट कॉन्क्रीट शेप इन द माइंड ऑफ डार्विन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैन यू इमेजिन द साइंटिफिक मैथड? द साइंटिफिक मैथड एक्चुअली बिगिंस विद अ कीन ऑब्जर्वेशन स्किल। सो आपकी आंख के सामने कुछ हो रहा है और एक कीन इंटेलेक्ट वाला आदमी, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला आदमी उसको जब ऑब्जर्व करेगा और उससे जो इन्फ्रेंस निकालेगा वो हो सकता है हमारे और आपसे बहुत अलग हो। सो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉलेज की शुरुआत ही जो है वो कीन ऑब्जर्वेशन से होती है। और पूरे का पूरा एचएमएस बीगल के वॉयज में मैंने जो रिकलेक्ट करने की कोशिश की, आपने देखा कि किस तरह से डार्विन ने बहुत चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व किया और दिमाग में रजिस्टर करते चले गए। सो जब हम डार्विनिज्म की बात करते हैं तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। मैंने कहा कि बायोजियोग्राफी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली इन्फ्लुएंस था। जियोलॉजी लायल की किताब उन्होंने पढ़ी। तीसरी चीज हमने ये कहा कि उन्होंने देखा टी.आर. माल्थस, यहीं पर जियोलॉजी में हमने फॉसिल्स को लिख लिया। और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑन अ स्मॉल ग्रुप बाय एनिमल ब्रीडर्स, ये सारे के सारे जो इन्फ्लुएंसेस थे ये डार्विन पे थे। अब डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, सो जो की वर्ड है इसमें नेचुरल सिलेक्शन। एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, अगर डार्विन की पहली एडिशन की आप किताब पढ़ें तो उसमें उन्होंने कहीं भी इवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ही हैज नॉट यूज्ड द वर्ड इवोल्यूशन एंटायरली। हालांकि खत्म किया है जो उस किताब को आखिरी शब्द शायद इवॉल्व्ड है, इफ आई एम करेक्ट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। We are still sticking with descent with modification. We are still sticking with natural selection, which is differential reproduction. और उसका मतलब क्या है वो हमें यहां पता चल जाएगा। तो डार्विन को समझने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और उन ऑब्जर्वेशन से हम कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द मेथड और व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ दिस डिसेंट विद मॉडिफिकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। सो मैं यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं और उन ऑब्जर्वेशन से कुछ इन्फ्रेंस निकालूंगा एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डार्विनियन कंसेप्ट ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सो देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर वन ये है कि पॉपुलेशंस हैव अनलिमिटेड फर्टिलिटी। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए जब आप डार्विनियन टर्म में पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पैन मिक्स्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। सो जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पॉपुलेशन, तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी पॉपुलेशन की जो पैन मिक्स्ड है। दैट मींस अपोजिट ऑफ द एपोमिक्सिस, पैन मिक्सिस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन बहुत लार्ज है और रैंडम मेटिंग है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब भी आप डार्विनियन टर्म में पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ पैन मिक्स्ड पॉपुलेशन विच इज लार्ज, रैंडमली मेटिंग, एंड देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट टू बी एडेड हियर इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। सो दिस वुड बी अ नैरोअर सेंस दैट वी आर यूजिंग द पॉपुलेशन, बट दिस इज व्हाट इट इज। सो अब हमने ये कहा कि इस तरह की पॉपुलेशन की अनलिमिटेड फर्टिलिटी है। याद कीजिए इकोलॉजी dn by dt is equal to rn। इसका मतलब यह हुआ कि change in population over a period of time will be directly proportional to the inherent rate of increase, the biotic potential of an organism provided
provided the conditions are unlimiting and you get a J-shaped curve। आपने देखा है कि बारिशों में कई बार अचानक बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और फिर वो अचानक बहुत सारी तरीके से गायब हो जाते हैं, एकदम अचानक आते हैं, बहुत इरिटेटिंग मच्छर होते हैं, कहीं भी लाइट जल रही होती है, आप देखते हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स देयर, और उसके बाद में आप देखते हैं कि अचानक उतनी ही तेजी से वो गायब भी हो गए, स्पट हुआ, आए और खत्म हो गए। तो ये जो चीज है, इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अब हम ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इक्वेशन इकोलॉजी की पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि अगर आप अनलिमिटेड क्या दे दें, रिसोर्सेज दे दें, तो ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। आप ये समझिए कि किसी भी चीज को ले लीजिए, वन ऑफ द स्लोएस्ट ब्रीडर वुड बी एलिफेंट। अगर आप एलिफेंट का केवल एक पेयर ले लें, केवल एक पेयर, और सारे ऑर्गेनिजम्स हटा दें और उसको अनलिमिटेड क्या दे दें, रिसोर्सेज दे दें, तो ये पूरा का पूरा अर्थ एलिफेंट से भर जाएगा, एलिफेंट से भर जाएगा, और उनका मास हो सकता है कि अर्थ से भी कई गुना ज्यादा हो जाए, अर्थ से भी कई गुना ज्यादा हो जाए। सो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, द बायोटिक पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, द पॉपुलेशंस ग्रो एट अ फिनोमिनल रेट। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में जब इनहेबिशन शुरू हुआ, जब इनहेबिट करना शुरू किया बाहर के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को, तो कोई एक आदमी अपने साथ कुछ सम डजन रैबिट्स लेकर के चला गया। वहां पर रैबिट्स नहीं थे, तो वहां पर क्या लेकर के चला गया, रैबिट्स को लेकर चला गया, 1 या 2 दर्जन रैबिट उसके पास थे, उसने अपने फार्म में रख दिए। अब उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि वहां पर उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था और कोई कंपटीशन नहीं था, तो इतनी बड़ी मेहनत हो गई वहां पर क्रॉप के लिए रैबिट्स के, वहां पर गवर्नमेंट को फिर ये एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम रखा गया कि जो लोग रैबिट को मारेंगे उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। अगेन अ कंसेप्ट इन इकोलॉजी, सम स्पीसीज में बिकम इन्वेसिव इफ दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो नेचुरल प्रेडेटर। उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, दे कैन बिकम इन्वेसिव। दिस इज द सेम कंसेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगेन यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द अदर ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी हियर। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई कि अनलिमिटेड फर्टिलिटी का मतलब क्या है, और वो जो एस्टेरिक्स मार्क मैंने लगाया है इसका मतलब क्या है। इसके बाद में उन्होंने दूसरी ऑब्जर्वेशन देखी जो पैराडॉक्सिकल थी। नाउ द सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज पैराडॉक्सिकल टू द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ दिस मोस्ट पॉपुलेशंस अचीव अ स्टेबल साइज। सो दिस इज पैराडॉक्सिकल। अब आपको लग सकता है ये गड़बड़ है, एक तरफ तो मैं कह रहा हूं अनलिमिटेड फर्टिलिटी है, दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होनी चाहिए, और दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं कि ज्यादातर पॉपुलेशन एक स्टेबल साइज को अचीव कर लेंगे। वो जो कर्व मैंने बनाया था टीआर माल्थस में, जो वो कैरिंग कैपेसिटी है, वो डिसाइड करेगा कि ये स्टेबिलिटी किस लेवल पर आएगी। और प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कि अगर आप कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे तो पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज होता चला जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब आप ग्रोथ कर्व वगैरह देखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जाकर के एक सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाए। अगर आपने कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो सॉ टूथ पैटर्न भी आ सकता है। पहली बात तो आपको यह समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी उनकी, वो तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि देखिए, पॉपुलेशन हैव अनलिमिटेड फर्टिलिटी, फिर वो क्या कह रहे हैं कि मोस्ट पॉपुलेशन अचीव अ स्टेबल साइज, और उन्होंने ये देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो ये बात आपको समझ में आ गई। पैनमिक्ट पॉपुलेशन को मैं यहां पर रब कर रहा हूं, याद रखिएगा पॉपुलेशन पैनमिक्ट है। पैनमिक्ट पॉपुलेशन के बारे में एक बात और आपको बता देता हूं कि पैनमिक्ट पॉपुलेशन में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी डिफाइंड बाय मियोसिस। आप जानते हैं गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होता है एंड दैट विल बी फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। ये 2 की इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और आप जानते हैं मियोसिस में एक जाइगोटीन स्टेज आती है फॉलोड बाय पैकेटीन इन मियोसिस 1, एंड देयर इज क्रॉसिंग ओवर व्हिच इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन, एंड दैट रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। ये आप फिर देखिए जेनेटिक्स में और सेल बायोलॉजी में आप पढ़ करके आए हैं, उसको हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमने ये कहा कि बहुत सारी वेरिएशंस इसकी वजह से आती हैं, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। याद कीजिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेटाफेज प्लेट पर जो ओरिएंटेशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, कौन सा किधर जाएगा, दिस इज ऑल, एंड दैट इज फॉलोड बाय रैंडम फर्टिलाइजेशन। सो अगर एक गैमेट में 23 गैमेट्स है तो मैंने आपको बताया था 2 raised to the power 23 combination, 2 raised to the power 23 combination in the other sex, and then you multiply the 2. They are talking of a huge amount of variation, and therefore you should not be surprised that you are really unique in this world.
यू आर रियली यूनिक, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए कि आप यूनिक है, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी ज्यादा वेरिएशन होती है, बिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, एंड देयरफॉर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट यू रियली इन दिस वर्ल्ड आर यूनिक। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो हम जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि इसमें जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन है। कंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन। और अगर आप एक ट्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो बेल शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वुड बी बेल शेप। दिस इज द पॉपुलेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब देखिए यहां पर मैं एक इन्फरेंस निकाल रहा हूं। सो देखिए इससे अब आप एक इन्फ्रेंस निकालिए। ये मैंने आपको 3 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, अब आप इससे इन्फ्रेंस निकालिए। कोशिश कीजिए, जस्ट पॉज द वीडियो, जस्ट हैव अ रिफ्लेक्शन और यहां से एक इंटेलिजेंस इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने इस काम को किया होगा। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत टी.आर. माल्थस की बात सुनिए। टी.आर. माल्थस क्या कह रहा है? ओवर प्रोडक्शन हुआ, ओवर प्रोडक्शन और कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर पॉपुलेशन गई और नेचर ने पॉजिटिव चेक लगा दिया। सो कहानी कहां से शुरू हुई कि ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये ओवर प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट मीन्स दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस देमसेल्व्स। केवल इतना ही रिप्रोडक्शन का फंक्शन नहीं है। आपके घर में जो पेट्स होते हैं, डॉग्स वगैरह, आप जानते हैं क्लच साइज इज वेरी वेरी लार्ज। 6-7 प्रोजेनी एक रिप्रोडक्टिव इवेंट में रिजल्ट कर सकते हैं। सो यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑर्गेनिजम्स, दे हैव दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी। दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग ओनली टू रिप्लेस देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि 2 पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करके केवल 2 प्रोजेनी प्रोड्यूस करें ताकि उनके मरने के बाद में वो उसको रिप्लेस कर सके। हालांकि ये नंबर 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज याद कीजिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट याद कीजिए, तो आपको उसको अकाउंट करना पड़ेगा। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन याद कीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे। देयर में बी जेनेटिक डिजीजेस। सो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लोग अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो 2 ही प्रोजेनी उनको रिप्लेस कर पाएंगे। दिस नंबर वुड बी स्लाइटली मोर देन 2। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी जो 2 से थोड़ा सा ऊपर, एक और चीज आपको बता देता हूं, डेवलप्ड नेशंस में ये 2 से ज्यादा ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। याद कीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत कम है। जापान की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को देखने की कोशिश कीजिए और उसको कंपेयर कीजिए से फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी नाउ ब्रॉडली और नॉट? अब आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मेरी बात इस वीडियो में मैंने नहीं बोली है, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन, थियोडियस डॉब्जेंस्की। सो ओवर प्रोडक्शन शुरू हुआ। ओवर प्रोडक्शन से एक बात देखिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कम है, लोग ज्यादा हैं, कंपटीशन होगा। There would be a competition for getting the natural resources, no doubt about it. देखिए चीजें कम हैं, लोग ज्यादा हैं। What is the simplest explanation? There will be competition. There will be competition. और इस competition को उन्होंने कहा that there would be struggle for existence, a very very important tenet of Darwinian theory, the struggle for existence. So struggle for existence is a result of overproduction with respect to the availability of the natural resources. This was that fuzzy thing that was cleared after reading T.R. Malthus. Now Darwin could understand that there would be overproduction and the limited availability of natural resources will cause a struggle for existence in the members of the population, the result of which would be that some will survive and some don't. कुछ सर्वाइव करेंगे, कुछ सर्वाइव नहीं करेंगे। दिस वुड बी द इन्फरेंस। सो ये जो मैंने इस तरफ लिखा है, लेट अस ड्रॉ अ लाइन, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, और इस ऑब्जर्वेशन से मैंने ये क्या निकाली है? इन्फरेंस निकाली है। नाउ दिस शुड फिट इन वेरी ब्यूटीफुली इन योर माइंड। दिस इज नाउ नॉट अ रॉकेट साइंस, दिस इज नाउ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ओवर प्रोडक्शन, limited availability of natural resources, struggle for existence. The consequence is that some
of the members of the population are able to survive, some don't. And therefore, now you can explain this paradox that most population achieve a stable size. And again, I am saying that this stable size will be near the carrying capacity at that particular moment of time. I hope this is absolutely clear. So मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से, और मैंने एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट फीचर डार्विनियन थ्योरी का आपके सामने रख दिया, जिसे हमने कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखिए दूसरी चीज, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए किसी अच्छे एंट्रेंस के लिए। यहां से हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में बचेगा कौन और कौन वो है जो नहीं बचेगा। क्या आप बता सकते हैं, क्या इन 3 ऑब्जर्वेशन से ये इन्फरेंस निकल सकती है कि कौन बचेगा कौन नहीं? नहीं, ये तो हमें पता लग गया कि कुछ बचेंगे कुछ नहीं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल हो गई है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई, पर रियली बताइए, कैन यू थिंक कि कौन बचेगा कौन नहीं? यहां से तो नहीं समझ में आया आपको। इसका मतलब यह हुआ कि इससे आगे समझने के लिए मुझे कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखने पड़ेंगे। सो फिर मैं आपको यह बता रहा हूं एंट्रेंस में कि ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनसे केवल ये इंफरेंस निकल रही है कि ओवर प्रोडक्शन, उसकी कॉन्सिक्वेंस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कुछ बच रहे हैं कुछ नहीं बच रहे हैं। दिस इज फुल स्टॉप। अब कौन बच रहा है कौन नहीं बच रहा, इसके लिए देयर वुड बी ऑब्जर्वेशन 4। मैं ऑब्जर्वेशन 4 देख रहा हूं। उसने क्या देखा कि नो 2 इंडिविजुअल्स आर अलाइक, नो 2 इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत ध्यान से समझिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था यू रियली आर यूनिक। नो 2 इंडिविजुअल्स आर अलाइक। डू यू नो विच पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट? मैंने पहले ही इस चीज को क्वालिफाई किया था। द पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट इज लार्ज, रैंडम मेटिंग एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, एंड आई टोल्ड यू ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएशंस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द zygote that makes every living organism on this earth absolutely unique. आपने देखा होगा कि जीन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगेन आई एम गोइंग बैक टू मेंडल जेनेटिक्स। अगेन इस चैप्टर में आपको लगेगा सर कहां जा रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि ये इवोल्यूशन है, ये सबको यूनिफाई करता है। हमने ये कहा कि आप देख लीजिए कि जीन्स के ऊपर असर इंटरनल एनवायरनमेंट का भी आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी आता है। आप याद कीजिए ह्यूमन स्किन कलर, पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं आपकी आईक्यू इंप्रूव हो जाएगी, एंड इंटेलिजेंस इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट। अगर आप ये चाहते हैं कि अगले टेस्ट में आपके नंबर जितने आते हैं उससे ज्यादा हो, तो एक बार देख लीजिए कहीं आप उस ग्रुप में तो नहीं बैठते जहां पर आपका सबसे ज्यादा नंबर है। एक और तरीका हो सकता है नंबर को इंप्रूव करने का, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपसे ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं। So that is what I am trying to say. These are easily influenced by the environment. याद कीजिए polydactyly. Polydactyly autosomal dominant. It has a penetrance of 80% only. Capital P dash should be polydactyly. कुछ में होती है कुछ में नहीं। बॉल्डनेस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल में बॉल्डनेस नहीं होगी, मेल में होती है। सो वी नो दैट द टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। सो देयर इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। सो मुझे उम्मीद है जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई कि नो 2 इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए इसके बाद में एक और ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, बट दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज हाइपर वेरिएबल। पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, पॉपुलेशन हाइपर वेरिएबल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएशन। नॉट इवन, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंटरनल एनवायरनमेंट से जीन इन्फ्लुएंस होती है, तो अगर आप किसी आइडेंटिकल ट्विन को भी जानते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन को, और काफी दिन से जानते हैं, तो जरूर पक्के तौर पे आप उन दोनों में भी अंतर कर लेते होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक है। अगर आप देखिए कभी एक ही बार मिले तब हो सकता है आप सुपरफिशियली ज्यादा ना देख पाए, लेकिन अगर आप अक्सर मिलते रहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन को, तो उनमें भी अंतर होता है। ना केवल मॉर्फोलॉजी में, हो सकता है हार्मोन्स का लेवल डिफरेंट हो और हो सकता है इस हार्मोन के लेवल डिफरेंट होने की वजह से कुछ एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हो सकता है बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज हो। दिस कैन हैपन। हॉलीवुड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म बनी थी, मैं उसका नाम भूल गया, कि बर्थ के टाइम पर ट्विन सेपरेट हो गए, एक कहीं और एक कहीं, और उसके बाद में दोनों अलग अलग पेरेंट्स के साथ जो है बड़े हुए, और उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा अलग था। इंडियन कंटेक्स्ट में याद कीजिए अंगूर,
गुलजार ने एक पिक्चर बनाई थी, उसमें जो मालिक और नौकर थे वो दोनों का डबल रोल था. इट्स अ वेरी वेरी बिग क्लासिक मूवी. सो यू कैन अंडरस्टैंड, दोनों का टेम्परामेंट अलग था. दोनों संजीव कुमार, दोनों का टेम्परामेंट अलग था. देवर मोनोसाइकोटिक ट्विंस. दोनों देवेंद्र वर्मा, जो आप तो नाम भी नहीं सुने होंगे शायद, जो मैं स्टार्स का नाम ले रहा हूं, तो दोनों का भी टेम्परामेंट अलग था. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यहां पर देखिए, दिस इवोल्यूशन इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस. अ स्टोकास्टिक प्रोसेस इज नॉट अ डिटरमिनिस्ट प्रोसेस. इसका मतलब कल को क्या होगा किसी को नहीं पता. यू डू नॉट नो. And that is why I am telling again and again that makes this particular branch and biology study very very interesting, because अभी देखिए कोरोना वायरस, we do not know what is going to happen next. हमें नहीं पता कौन सी वैक्सीन काम करेगी. हमें नहीं पता कल को कोई सेकंड वेव आएगी कि नहीं आएगी. हमें ये नहीं पता कि ये वायरस म्यूटेट करके हो सकता है और डेंजरस हो जाए. हो सकता है इसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाए कि ह्यूमन बींग्स में रेप्लिकेट कर सके. हम बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं HIV की वैक्सीन बनाने की, नहीं बना सके. लेकिन पोलियो को हमने इरेडिकेट कर दिया. दोनों वायरल डिजीजेस हैं. हमने स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाक डिजीज को क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया. थ्योरेटिकली आप हर वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना सकते हैं. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ बनाना चाह रहे हैं, पर कुछ वायरसेस के खिलाफ नहीं बना पा रहे हैं. आपने सारी की सारी डिजीजेस, जेनेटिक डिजीज जीन थेरेपी से ट्रीट नहीं कर दी. आपने सारी क्रॉप रिकॉम्बिनेंट DNA से इंप्रूव नहीं कर दी है. सो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी. अगर आपको बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, तब आपको उसको समझना पड़ेगा रटने के बजाय. खैर, मैं वापस आता हूं. काफी बात मैंने आपको समझा दी. अब मुझे पक्के तौर पे यकीन है कि आप ये कहेंगे कि सर आगे चलिए, हमारी समझ में आ गया कि नो टू इंडिविजुअल्स विल बी अलाइक, और आप हाथ जोड़ रहे होंगे कि सर अब आगे चलो. ठीक है, खैर मेरे को उम्मीद है ये बात समझ में आ गई. अब देखिए, मान लीजिए मैं एक क्लास ले रहा हूं 25 बच्चों की, 12 स्टडिंग 25 students at my institute, say for example. उनमें no two individuals will be alike. आप अपनी क्लास देख लीजिए. अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उनके पेरेंट्स की पॉपुलेशन को बुला रहा हूं. So that would be a population of around 50 people. 25 students, 50 people, पेरेंट, उनकी पॉपुलेशन को बनाया. उस पॉपुलेशन में भी no two individuals will be alike. लेकिन बहुत सारे केसेस में मैं पेरेंट्स को देख के ये बता दूंगा कि किसका किस कपल का कौन सा प्रोजेनी होगा. डू यू एग्री विद मी और नॉट? ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी जो वेरिएशंस हैं वो प्रोजेनी में गई हैं. सो दैट मींस जिस वेरिएशन की डार्विन बात कर रहा है, दीज वेरिएशंस आर इनहेरिटेड. दीज वेरिएशंस आर इनहेरिटेड. याद कीजिए, इनहेरिटेड. अगस्त वीजमान याद कीजिए, इनहेरिट होना चाहिए. नहीं तो अगर कोई चीज, कोई अडेप्टेशन ऐसी है जिसका इनहेरिटेंस का बेस नहीं है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ट्रेट दैट आर इनहेरिटेड, इट डज नॉट हैव एनी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस. वी हैव ऑलरेडी डिस्प्रूव्ड लेमार्क. हम लेमार्क को पहले ही खत्म कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होता. सो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं बहुत सारी चीजों में देख पा रहा हूं कि ये प्रोजेनी इनका होगा, ये प्रोजेनी इनका होगा, क्योंकि सिमिलैरिटी होगी, लेकिन ऑब्वियसली वेरिएशन भी मिलेगी. सो सारी की सारी वेरिएशन एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनी है, काफी सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है. कैन यू इमेजिन? अगेन आई एम सेइंग डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. Again, I am coming back to the phrase descent with modification. I hope you are understanding the beauty of the topic here. अब देखिए, तो उन्होंने क्या कहा, that these variations are inherited. So these variations are inherited. So ये दो ऑब्जर्वेशन हैं जो हमें ये बताएंगी कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा. यहां से आपको पता चलेगा who will survive the struggle for existence and who will not survive the struggle for existence. अब देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा रहा हूं यहां पर, ताकि मेरे को थोड़ी स्पेस मिल जाए इस पर्टिकुलर जगह चीज को लिखने के लिए. सो मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फ्रेंस याद है. मैंने इसको अभी रब किया. सो आई वांट सम स्पेस टू राइट इट डाउन. देखिए, द ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन, आपकी एनसीईआरटी कहती है द ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस. ये शब्द है, लाइन है आपकी एनसीईआरटी में. दे आर यूजिंग अ वर्ड ब्रिलियंट इनसाइट. देखिए, अब इसमें एक शब्द आ गया इनसाइट. लेट मी गो टू न्यूरोलॉजी. इनसाइट का मतलब ये होता है कि अगर आप एक एक्शन कर रहे हैं तो आपको ये पता होता है कि इसका आउटकम क्या होगा. सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यह पता है कि इसका फायदा होगा कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा. देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर काम आपके हिसाब से हो जाए, पर एक थिंकिंग तो है.
आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको सोच समझ के किसी काम को कर रहे हैं। मैं किसी काम को कर रहा हूं, हो सकता है डिजायरेबल रिजल्ट ना आए, हो सकता है डिजायरेबल रिजल्ट उतना ऑप्टिमम ना आए जितना मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे में इंसाइट है, मुझे पता है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा। उतना आए ना आए वो बात दूसरी है, पर अगर आप में ये चीज है, यू कैन हैव दिस थिंग कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा, तो इसे हम कहते हैं इंसाइट। इसे हम कहते हैं इंसाइट। और ये इंसाइट दो तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को डिफरेंशिएट करने में बहुत काम आता है। एक लोअर लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज जिसे आप कहते हैं न्यूरोसिस, और एक साइकोसिस जो हायर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इलनेस है। दोनों में फर्क क्या है? न्यूरोसिस वुड बी अ माल एडजस्टमेंट, सो समबडी इज हैविंग एंजाइटी न्यूरोसिस। एंजाइटी न्यूरोसिस का मतलब क्या हुआ? आप एक एग्जाम में जा रहे हैं और आपको एंजाइटी हो रही है, आपको पता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एंजाइटी हो रही है, और आपको ये जानते हैं कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरा कुछ नहीं होगा। दूसरा भी हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ा, आपको पता है मेरा हो जाएगा, so that means you have an insight, लेकिन still there is a maladjustment, you are feeling lot of anxiety. This would be called as anxiety neurosis. Psychosis में the insight is lost and therefore the persons are not held accountable for their action. तो मैंने एक और चीज आपको यहां पर बता दी किस तरह से जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जब साइकेट्रिक इलनेस की बात करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब हम वापस आते हैं डार्विन के ऊपर। ये जो ऑब्जर्वेशन 4 और 4 लिखा है, सो ये हमने क्या कहा, ये भी मेरे में इंसाइट बाकी है कि ऑब्जर्वेशन 5 होना चाहिए, 4 के बाद 5 आता है। लिख में क्या गया? 4, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। और हम ये देख रहे हैं कि ये सर्वाइव कौन करेगा? Who will survive the struggle for existence? This is what we are looking, and we are looking at the line of the NCERT where it says the brilliant insight of Darwin was this. Now look at this. Darwin ने कहा कि बचेगा वो, the person who will survive the struggle for existence, इसको वो ये कहेगा selected for, और जो नहीं बचेगा उन्हें कहेंगे selected against। ध्यान दीजिए, शब्द समझिए, selected for or selected against. So these are the words that are to be used. Now who will be selected for? ये वो लोग हैं जिनके पास useful variation होगी। So Darwin now understood कि बचेगा वो जिसके पास useful variation है। Now what does this useful means? This useful means that this variation gives high adaptive value. This variation gives the individual having this variation a high adaptive value. Now we know what exactly is an adaptation. Adaptation is a set of traits that an organism possesses which helps the organism not only to utilize the available natural resources in an ecosystem or an environment but also to compete and reproduce. बार बार मैंने आपको बताया। So वो बचेगा जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन की हाई एडेप्टिव वैल्यू है। And again let me make 2 asterisk mark 3 that this adaptation must have genetic basis. This is very very important, otherwise you will be talking about Lamarck. This adaptation must have genetic basis. That means it must be based on the traits that are inherited. This is very very important. This adaptation is not acquired adaptation in the acquired traits. This is a thing that is based on the traits that are inherited. और इस high adaptive value से the person gets more fitness. अगला शब्द आ गया, देखिए बड़े ध्यान से, मोर फिटनेस। सो बचेगा वो जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन की वजह से हाई एडेप्टिव वैल्यू आती है। एडेप्टेशन जेनेटिक बेसिस पे बेस्ड होना चाहिए, मस्ट हैव जेनेटिक बेसिस एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन द ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड। और इस तरह के इंडिविजुअल्स के पास में इस हाई एडेप्टिव वैल्यू की वजह से ज्यादा फिटनेस आती है। और इस फिटनेस का मतलब क्या है? फिटनेस इन डार्विनियन टर्म्स मीन्स ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। This is not a physical fitness we are talking about. This is no other fitness that we are talking about. We are talking about reproductive fitness. बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। सो हमने कहा ज्यादा फिट का मतलब है रिप्रोडक्टिवली फिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब जिनके पास इस तरह का ट्रेट है,
जिससे उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ती है, उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बाकी से ज्यादा होगा। और यही वो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है जिसे हम दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। सो देखिए, ये शब्द नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस आपकी एनसीईआरटी कह रही है, and fitness in Darwinian terms is only and only reproductive fitness. So nature is selecting an organism. That means it is allowing this particular organism to reproduce at a higher rate than the other organisms, provided this person has an adaptation with a genetic basis that gives him the trait that he is able to utilize, compete and reproduce in the environment better than the others. This is what the core theme of Darwinism is. सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई कि इसे हमने क्या कहा, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को हमने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन। और देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहां पर एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। I have not used the word survival of the fittest, neither did Darwin in the first edition of his book. Survival of the fittest term was actually given by Herbert Spencer, not by Darwin himself. Later editions में डार्विन ने इस टर्म को इनकॉर्पोरेट किया, ये कह करके कि जब से हर्बर्ट स्पेंसर ने इस शब्द को इस्तेमाल किया है, इट हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पब्लिक एंड इट हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर, सो आई एम यूजिंग इट। हालांकि इस शब्द को फिर बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट भी किया गया, तो लोगों ने फिटनेस का मतलब कुछ और समझना शुरू कर दिया। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द माइटी दैट इज सर्वाइविंग। अर्थ पे जब केटी एक्सटिंक्शन हुआ तो जो डायनासोर्स थे, दे वर मास्टर्स ऑफ दिस अर्थ, देयर वर ह्यूज एनिमल्स, दे वर वेरी वेरी टफ एनिमल्स, दे वर ग्रेट कार्निवोर्स, टायरानोसोरस रेक्स, टी रेक्स के बारे में आप जानते हैं, मतलब एपेक्स प्रेडेटर्स थे, किसी चीज से डर नहीं था, लेकिन सबसे जल्दी खत्म हुए। वो स्नेल बच गया इस अर्थ पर, मेगालोडोन। आप पढ़ना बेटे, एक शार्क के बारे में एक और वीडियो में आपसे बात करूंगा, वो नहीं बची, कौन बच गया, एक छोटा सा स्नेल बच गया जो कि एक स्टिकी सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है ताकि कोई उसे खाए ना, कि ये डिस्टेस्टफुल होगा, अपने आप को संभाल के रखता है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बच गया। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको एक बात बताया है कि आप एक घड़ी बनाइए, लेट अस मेक अ क्लॉक, वॉल क्लॉक, और इसको हम 24 आवर्स की बनाते हैं। तो आप जो बनाते हैं घड़ी, आपके घर में जो घड़ी लगी है वो 12 घंटे की है। तो अब मैं इसको क्या कह रहा हूं, थिंक ऑफ अ 24 आवर्स क्लॉक, और यहां से टाइम शुरू हुआ तो यहां तक वापस पहुंचने में 24 घंटे लग जाएंगे, से फॉर एग्जाम्पल। तो अगर यहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई, तो ह्यूमन बीइंग्स लास्ट मिनट में अपीयर हुए हैं। दिस इज व्हाट इज आवर एग्जिस्टेंस ऑल अबाउट। ये जो बैक्टीरिया आया यहां पर, ये आज तक बचा हुआ है, ना केवल बचा हुआ है, पर इसने कई बैक्टीरिया ने हमें फायदा भी किया है और कईयों ने हमारे सिर में दर्द भी कर रखा है। सो ऐसा नहीं है कि माइटी बचेगा, डायनासोर बचा नहीं, मेगालोडोन बचा नहीं। मैंने आपसे जो कहा, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिजम्स, ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत हाईली, मतलब इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स थे, बहुत ज्यादा इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक, ये वो, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे, ज्यादा बचे नहीं। बचा वो जो कि अडेप्टेड था। और यहां पर फिटनेस का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। मुझे एक आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी से एक लाइन याद आ रही है, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप एग्जिबिट मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये वो वजह है जो हम ढूंढ रहे हैं। हम आर्की बैक्टीरिया की अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन्स के बारे में ध्यान कीजिए कि उनमें एस्टर लिंकेज है कि ईथर लिंकेज है, उनकी लिपिड्स में किस तरह से हायर टेम्परेचर में मेम्ब्रेन की लीकीनेस बच जाती है। ये आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों कहते हैं। हर तरह का आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिल जाएगा। आर्की बैक्टीरिया में तो आपको मिथेनोजेनेसिस तक मिल जाएगा जो कि यूनिक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैन यू इमेजिन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट।
हमें बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए ऐसा मीडियम ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाती है जिसे बैक्टीरिया कंज्यूम ना कर जाए, इसलिए हम एगार यूज करते हैं। एक और मेरे को एल्गी से बात याद आ गई, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार मिलता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। व्हाई इज इट यूज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स मीडियम? एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, और जेल लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से इसको गर्म करके बड़ी आसानी से स्टरलाइज किया जा सकता है। एक तो यह वजह हो गई, दूसरा इसको कंज्यूम नहीं करेगा बैक्टीरिया। सो ऐसी चीज ढूंढनी बहुत मुश्किल है जिसे बैक्टीरिया कंज्यूम ना करे। तो ये वो बैक्टीरिया है जो हर तरह के एनवायरनमेंट में हर तरह की चीजों को खा सकता है और हर जगह क्या कर सकता है, बच सकता है, और फिनोमिनल रेट पर रिप्रोड्यूस करता है। अगर इसके ऊपर चेक ना लगे, अगर वो तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, नहीं तो यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट वुड हैव बीन द बायोमास ऑफ द बैक्टीरिया इटसेल्फ। मुझे लगता है किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए कोई और चीज बचती ही नहीं, यहां पर केवल और केवल क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए मुझे क्लास 10th एनसीईआरटी से एक और लाइन याद आती है, इवोल्यूशन इज नॉट नेसेसरीली अ प्रोग्रेस। और इवोल्यूशन को यह मत सोचिए कि कोई चीज किसी चीज में कन्वर्ट हो गई। और वहां पर आपकी एनसीईआरटी कहती है कि याद रखिए कि बैक्टीरिया आज भी जिंदा है। सो मुझे उम्मीद है एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी नाउ यू आर गेटिंग द करेक्ट फ्रेमवर्क ऑफ द थिंग्स। ये आपके दिमाग में राइट पिक्चर बैठ रही है। तो हमने ये कहा कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसके पास ज्यादा है उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जिनको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया है उनसे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम होगा। और इस डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं। और इसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी उनमें इन ऑर्गेनिजम्स का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, अब तो हम जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, मोर एंड मोर अलील्स। अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को वो किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि आगे आने वाले प्रोजेनी में उनकी अलील्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दैट मींस ये जनरेशन जो ज्यादा फिट है उनसे ज्यादा इनहेरिट होगी इसकी ट्रेड्स, एंड देयरफॉर देयर वुड बी अ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये जनरेशन पहले वाली जनरेशन के ओवरऑल फीचर से अलग होगी। ध्यान रखिए, हो सकते, देखिए नेचर सेलेक्ट कर रही है इंडिविजुअल को, तो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इंडिविजुअल है। लेकिन इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं करता है, इवॉल्व पॉपुलेशन करती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो इवॉल्व नहीं करता, इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं करता। मैं इवोल्यूशनरी सेंस में बात कर रहा हूं, आप जरूर इवॉल्व हुए हैं पढ़ करके, वो बात दूसरी है। मैं उस तरह के लिटरेरी शब्द को, इवोल्यूशन को यूज नहीं कर रहा हूं। मैं स्टोरी ऑफ लाइफ को यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो उसमें मैं कह रहा हूं कि पॉपुलेशंस क्या करती हैं, इवॉल्व करती हैं। हालांकि सेलेक्ट कौन हो रहा है, नेचर हो रहा है। सेलेक्ट कौन हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो मेरे पास एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, मैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को नेचुरल सिलेक्शन कह रहा हूं। अब बड़े ध्यान से समझिए, डार्विन अब क्या कह रहे हैं। डार्विन ये कह रहे हैं कि कहानी शुरू होगी ओवर प्रोडक्शन से, क्योंकि ये इनेट जो कैपेबिलिटी है पॉपुलेशन की बहुत हायर रेट पर रिप्रोड्यूस करने से, इससे हमेशा ओवर प्रोडक्शन होगा और नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं जाकर के लिमिटेड हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का नतीजा ये होगा कि कुछ बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे। जो बचेंगे उनको हम सेलेक्टेड फॉर कह रहे हैं, जो नहीं बचेंगे उन्हें हम सेलेक्टेड अगेंस्ट कह रहे हैं। और जो बचेंगे उनके पास यूजफुल वेरिएशंस हैं, यूजफुल वेरिएशंस जिनकी एडेप्टिव वैल्यू हाई है। एडेप्टेशन जिसका जेनेटिक बेसिस होना चाहिए, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड। इस एडेप्टेशन की वजह से इन सेलेक्टेड फॉर इंडिविजुअल्स में ज्यादा फिटनेस आती है, और फिटनेस इन डार्विनियन टर्म्स इज ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एंड दे विल हैव डिफरेंशियल reproduction. That means they will reproduce at a higher rate than those which are not selected by the nature. और यहां मेरे दिमाग में आ गया कि natural selection का मतलब differential reproduction है. They will contribute more and more variation to the future generation. And I know genetics more and more alleles to the next generation, and there would be descent with modification. इस तरह से population evolve करेगी, उसमें किसी allele की frequency बढ़ेगी जिसे select कर रही है nature, और किसी allele की फ्रीक्वेंसी घटेगी जिसे नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही है। और इस चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी को हम लेटर ऑन देखेंगे मॉडर्न सिंथेसिस में, हम इवोल्यूशन से इक्वेट करेंगे जब मैं आपको माइक्रो इवोल्यूशन पे एक पर्टिकुलर वीडियो करूंगा। मुझे उम्मीद है यहां पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अब कंप्लीट होती चली जा रही है। नाउ यू हैव अ प्रीटी गुड आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन। अब देखिए,
डार्विन का इसका मतलब दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट अस रब दिस डाउन नाउ। अब सारी चीजें हम मिटा देते हैं और दो मुद्दे की बात लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी आदत के हिसाब से हर चीज को क्रिटिसाइज करना है। सो कई बारी कहते ये हैं मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोट पढ़ता हूं, एवरी फूल कैन क्रिटिसाइज एंड एवरी फूल डज। हर एक बेवकूफ क्रिटिसाइज कर सकता है, और दूसरी बात यह है कि हर एक बेवकूफ पर क्रिटिसाइज करता है। और एक और बात कहते हैं, नेवर एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद अ फूल। एक बेवकूफ के साथ आर्ग्यूमेंट में मत घुसिए, ही विल बीट यू विद हिज एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से हरा देगा आपको, और आपको हासिल कुछ नहीं होगा बेवकूफ से बहस करने के बाद में। सो यहां पर अपना इमोशनल टाइम बचाइए। इसीलिए हमने कहा कि साइंटिस्ट ऐसे ही क्रिटिसाइज नहीं करते। साइंटिस्ट जब क्रिटिसाइज करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं, और ज्यादातर केसेस में फिर एक ऑल्टरनेट देते हैं। इट इज नॉट द से क्रिटिसिज्म फॉर जस्ट द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए, सो दो चीजें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक तो ये पॉइंट हो गया, हम बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। देन देयर इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, जिसे हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज अगेन अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, नो डाउट अबाउट इट, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। सो लार्जली वी एग्री विद डार्विन, वो बात ठीक है, डार्विन ने किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करी, वो बाद में देखेंगे, लेकिन लार्जली वी एग्री विद डार्विन। दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग पर्संस ऑन दिस अर्थ। इतना उनको सम्मान मिलता है क्योंकि एक बहुत बड़ी इंसाइट, आपकी एनसीईआरटी, फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्रिलियंट इंसाइट की बात कर रही है कि इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने जो चीज कहा वो बहुत बहुत ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में हमने ये कहा कि यूजफुल वेरिएशंस इनहेरिट होंगी, एंड बिकॉज डार्विन इज प्री मेंडल, उस टाइम पे जेनेटिक्स की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लोगों ने उनसे पूछा, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ द वेरिएशन? वो कौन सा तरीका है जिससे आप ये कह रहे हैं कि ये यूजफुल वेरिएशन पास ऑन करेंगे पेरेंट्स अपने प्रोजेनी को, जिनको नेचर सेलेक्ट कर रही है? So Darwin had to explain, because a key point in his theory was just remember observation 4 and 5 that useful variations are inherited. अब आपको ये बताना पड़ेगा what is the mechanism of this inheritance, and here Darwin committed a mistake, and Darwin believed in what is called as pangenesis. सो डार्विन का जो कंसेप्ट था उसे आप पैनजेनेसिस कहते हैं। मोटे तौर पे इसको ये समझिए कि डार्विन ने ये कहा कि एवरी ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विल मेक अ माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक रेप्लिका ऑफ इट्स ओन, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज अ जेम्यूल और अ पैनजीन। इसको आप पैनजीन कहेंगे। तो लिवर ने एक छोटा लिवर बनाया, हार्ट ने एक छोटा हार्ट बनाया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दीज पैनजीन्स आर प्रेजेंट इन द गैमेट, एंड व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैपेंस, सो दे गेट मिक्स्ड. And when they get mixed, therefore, some of the traits you resemble your mother, some of the traits you resemble your father, and therefore you are similar as well as having variations from them. This is the concept of Darwin. This is what is called as pangenesis. So he thought that there were some minute microscopic replica that were present in the gametes, and these are called as pangenes. And this is where he is wrong. We have already disproved it before Darwin said it. डार्विन ने कहा उससे पहले ही हम इसको डिस्प्रूव कर चुके हैं। अब आप दिमाग लगाइए, डोंट यू थिंक दैट डार्विन इज टेलिंग यू अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, जिसे वो खुद बिलीव नहीं करता था? थिंक अबाउट पैनजीन्स एंड थिंक अबाउट एन एक्वायर्ड ट्रेट, एंड दिस इज व्हाट डार्विन इज सेइंग। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी एक पर्टिकुलर वीडियो में दिया था कि कोई आदमी बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, सिरोसिस हो गया, सो व्हाट वुड बी द पैनजीन ऑफ द लिवर? So is the child born with pangene, with cirrhotic liver? So फर्क ये है कि डार्विन घुमा फिरा के वही बात कह गया जो लेमार्क कह रहा था, बस फर्क ये है कि उसने उसको एक फिजिकल नाम दे दिया। उसने कहा कि ये चीज पैनजीन होती है, लेकिन बोल वो वही गया जो कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट की बात हो रही है, और उसे हम पहले ही क्या कर चुके हैं, डिसरिगार्ड कर चुके हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। सो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और फाइनल बात समझिए, अब याद कीजिए वो लेमार्क ने जिराफ को कैसे एक्सप्लेन किया था।
लेमार्क ने जिराफ को कैसे एक्सप्लेन किया था? याद कीजिए, हर जनरेशन में अपनी गर्दन को ओवर यूज में थोड़ा सा गर्दन बढ़ती चली गई, प्रोजेनी की गर्दन लंबी होती चली गई, और कुछ जनरेशन्स में हर में जो लेंथ है नेक की वो इंक्रीज होती चली गई, और आज जो जिराफ है उनकी गर्दन बहुत लंबी होती है। दिस इज व्हाट लेमार्क सेड। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेल शेप्ड आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन हाइट को लीजिए, अगर आप ह्यूमन मेल्स की हाइट लीजिए, तो हम ये कहते हैं कि ज्यादातर जो नॉर्मल, देखिए कोई डिजीज को छोड़ दीजिए, से फॉर एग्जांपल ड्वार्फिज्म वगैरह इस तरह की जाइजेंटिज्म डिजीज को छोड़ दीजिए, तो मैं एक नॉर्मल ह्यूमन मेल्स की 4.5 फुट से लेट अस से 7 फुट तक करीब करीब सारे लोग आ जाएंगे। अब क्या है कि इसमें जब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो ये इस तरह से आएगा, एंड 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स विल बी बिटवीन से फॉर एग्जांपल 5 फीट 2 इंच टू से फॉर एग्जांपल 5 फुट 8 और 9 और 10 इंचेस। इसके बीच में आपको ज्यादातर ह्यूमन मेल्स मिल जाएंगे। ये इसका मीन है। ये मैंने कहा कि ये बेल शेप्ड कर्व ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों की रिप्रोडक्टिव फिटनेस सबसे ज्यादा होगी, और नेचर इसलिए इनको क्या कर रही है, सेलेक्ट कर रही है। जेनेटिक्स का एक और प्रिंसिपल मुझे समझ में आ गया। What decides the frequency of an allele in a population? The answer is ultimately it will be decided by the forces like natural selection. It is not necessary that the dominant allele will always be the wild allele. You know that wild allele is the allele that is the most common allele in a population. लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। आप याद कीजिए ABO सिस्टम में जो O allele है that is recessive to both A and B as well, but it is the wild allele in the human population. ह्यूमन पॉपुलेशन आजकल सुन रहे हैं कि O allele is providing some protection against coronavirus as well. So there is a study that is going on, and the preliminary studies show us that this group after all may have some protective value. So this is what is happening in the world. Nature has its own mechanism, जिसकी वजह से because of the differential reproduction it is selecting something and actually discarding others. सो जब आपने ये बात कहा तो आप ये देखिए कि आपने 7 फुट के लोग कितने देखे हैं? बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम लोग आपने 7 फुट के देखे होंगे, ये भी बात तय है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जिराफ की गर्दन की बात करूं और इसी शेप का कर्व आता है तो ज्यादातर जिराफ की शुरू में गर्दन नॉर्मल सी होगी, लेकिन कुछ जिराफ ऐसे होंगे पॉपुलेशन में, याद कीजिए पैनमिक पॉपुलेशन, वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, 4 फुट 4.5 फुट, 4 फुट 6 इंच, 4 फुट 7 इंच, इनके बीच में भी वेरिएशन मिलेगा। 4 फुट 5 इंच और 4 फुट 5.5 इंच वाले आदमी को आप साथ में रखेंगे तो फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप 4 फुट और 7 फुट वाले को साथ में रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसे हम कंटीन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, जिसकी वजह रिकॉम्बिनेशन है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये समझिए कि यहां पर ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जरूर होंगे जिनकी गर्दन बहुत लंबी हो सकती है, और हमें इनका फॉसिल क्यों नहीं मिला? बिकॉज फॉसिलाइजेशन इज नॉट इजी एंड देयर नंबर वाज वेरी लेस। ये 90% ऐसे थे जिराफ, इन्हीं के हमें फॉसिल मिले। दिस इज वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड। अब आप ये सोचिए, जब मैंने वो पेड़ बनाया था और मैंने कहा था कुछ वेजिटेशन नीचे है कुछ वेजिटेशन ऊपर है, अगर इस पे कंपटीशन ज्यादा होना शुरू हो गया, इसका अमाउंट कम हो गया, और भी हर्बीवोर्स हैं जो इसे ग्रेज कर सकते हैं, जिराफ को उनसे कंपटीशन करना पड़ रहा था, हो सकता है कंपटीशन में सुपीरियर ना हो, तो अब आप नहीं समझ रहे कि इनका डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होगा। दे विल बी सेलेक्टेड फॉर वो जो कि ज्यादा बढ़िया से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे थे। इसे फिर जिराफ समझिए। सो इसका मतलब इन लोगों पर नेचुरल सिलेक्शन फेवरेबली लगा। दे वर सेलेक्टेड फॉर, दैट मींस इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बाकी से ज्यादा था, और धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रेट इनहेरिट हुआ, और आगे आने वाली जनरेशन में जिराफ की जो एवरेज लेंथ है नेक की वो इंक्रीज करती चली गई। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन लगा होगा लेमार्क से। सो उसी जिराफ को लेमार्क, और अब मैंने किससे कहा? डार्विन से। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो डार्विन की जो थ्योरी है अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी। वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन इवोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।